हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, दूसरा लेक्चर होने वाला है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी का, जिसमें हमने पहला लेक्चर खत्म कर लिया है, जिसमें हमने देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी थी आपके संविधान की, किन किन चीजों को हमने अपने संविधान में लिया, किन किन जो एक्ट्स आए 1773 से लेके 1947 के बीच, जो इम्पोर्टेंट आपके चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डिफरेंट एक्ट्स थे, इनके माध्यम से हमने किन किन चीजों को अपने संविधान में लिया। फिर उसके बाद हमने संविधान की बातों को किस तरीके से उसमें कौन कौन सी चीजों को इनपुट किया, इंसर्ट किया। तो ये सब सारी चीजें हमने देखी कि आपके जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो संविधान में हमारे मुख्य अंश लिए गए। अब हम देखने वाले हैं, जो हमारा आज का जो लेक्चर होने वाला है वो मेनली होने वाला है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो आज हम इन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस किस तरीके से हुआ, क्या क्या प्रोसीजर थे, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हुए निर्माण या मेकिंग शुरू किया गया। तो हमारे आज के चैप्टर का क्या नाम होगा? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, फैक्चुअल बेसिस पे और कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो संविधान का निर्माण कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुआ, कब सबसे पहले किसके दिमाग में बात आई संविधान के निर्माण से रिलेटेड। तो जैसा कि हमें पता है, इसका भी इतिहास भाई पुराना रहा है, तो है नहीं जब संविधान बनके तैयार हुआ उसके 1-2 साल पहले की सारी बात थी। तो ये बातें बहुत पहले से चल रही थी कि हमारा एक संविधान होना चाहिए। जब आपके फ्रीडम स्ट्रगल अपने चरम पे था, एक तरीके से लोगों को ये लगने लगने लगा था, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे बड़े बड़े, तो उनको लगने लगा था कि आने वाले 10-20 साल या कुछ सालों में हम आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही है। तो फिर हमारा जो एक तरीके से फंडामेंटल स्ट्रक्चर होगा, जो एक तरीके से हमारा एक लॉ बुक के रूप में कुछ हमें क्रिएट करना होगा, जिसके आधार पे हम अपने देश को आगे ले जा सकेंगे। तो उसके लिए हमें एक संविधान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, एक ऐसा विधान। सबसे पहले बात तो आ जाती है संविधान। संविधान का मतलब ही देखो क्या होता है। संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान। सम प्लस विधान। सम मतलब क्या होता है? इक्वल। और विधान का मतलब राइट या आपका लॉ, नियम। ठीक है ना, ऐसा कानून हमें बनाना होगा जो सबके लिए क्या होगा? बराबर होगा। कोई बोले संविधान का मतलब ऐसा विधान जो सबके लिए बराबर हो, ऐसा लॉ जो सबके लिए क्या हो? बराबर हो, संविधान। तो एक ऐसा विधान हमें बनाना हो जो सबके लिए बराबर हो, ताकि सारे लोग देश के जो हैं, छोटे बड़े बीच में, तो सबके हितों की बात हो सके और उसको आगे, इन सबको जोड़ के हमें आगे बढ़ने में सहायता मिले। तो इसकी बात हमें सबसे ज्यादा जरूरत भी थी संविधान की। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े नेता इस बारे में सोचने लगे, और इसकी बात जो सबसे पहले अगर किसी ने उठाई, संविधान होना चाहिए, संविधान की औपचारिकता के रूप में बातें उठी, या मीटिंग वगैरह आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुआ करती थी, तो उसमें सबसे पहले अगर किसी ने बात उठाई तो वो कौन से व्यक्ति थे पूछा जाता है। वो कौन थे? आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले बात उठाई कि भैया एक संविधान होना चाहिए 1895 में। लेकिन किसी ने कोई गौर नहीं किया इनकी बातों में, इग्नोर कर दिया गया, उसको किसी ने ज्यादा तजब्बो नहीं दिया। फिर बातें धीरे धीरे आगे चलती रही, मीटिंग्स होती रही, स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ता रहा। आगे बढ़ते बढ़ते फिर जब एकदम चरण पे पहुंचा, अपने आप समझ लो गांधी जी की एंट्री हो चुकी है फ्रीडम स्ट्रगल में, तो गांधी जी ने भी इस बात को उठाया 1920-22 के दौरान। ठीक है ना, 1920-22 के दौरान गांधी जी ने बात उठाया कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए, आगे समय में बनना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा बनाना चाहिए? भारतीयों के द्वारा। ठीक है ना,
भारतीयों के द्वारा अपना संविधान होना चाहिए, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस होना चाहिए, विदेशी लोगों का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके ब्रिटिशर्स का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। क्यों? सबसे बड़ी बात, अरे भाई अपने देश का संविधान है तो अपने देश के ही लोग मिलके बनाएं, बाहरी लोगों की क्या जरूरत है इसमें इंटरफेयर करने की। तो भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाना चाहिए, ये बात बोला गांधी जी ने। अभी भी समझ लो किसी ने ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। फिर आगे चल के ऑफिशियल औपचारिक लेवल पर अगर इसका अमल किया गया, ऑफिशियली अगर बात उठाई, ऑफिशियली तो उठाई ही जाती थी, लेकिन आपकी औपचारिक लेवल पर अगर इसको अमल में लाया गया तो उस बात को लाया गया जब एम.एन. रॉय ने बोला। एम.एन. रॉय ने भी इस बात को बोला 1935-34 के दौरान, और इसको तब क्या किया गया, एक तरीके से औपचारिक रूप में इस चीज को लोगों ने संज्ञान में लिया। ठीक है। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू कई सारे अपने जो नेक्स्ट आपके क्या कहते हैं 1936, 1937, ठीक है ना, तो इन सब जो अधिवेशन हुए आगे के 2-3 सालों में, इसको इन्होंने बात को उठाया। अब धीरे धीरे लोगों को लगने लगा नहीं बात सही है, अब इस चीज को आगे हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। और इन सब चीजों को देखते हुए, भाई बात तो ऊपर तक भी पहुंचती थी ना, तो इन सब चीजों को देखते हुए 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस बात को सही ठहराया और इसको सीरियसली लिया और कहा कि भारतीयों के द्वारा ही अपने संविधान को स्वयं वो लोग क्या करें, बनाएं, अपने संविधान का निर्माण करें। ठीक। और ये बात अब और आगे तक गई, मतलब ब्रिटेन तक गई ये बात। तो जब ब्रिटेन तक ये बात गई तो वहां से भी कुछ आपके किसको भेजा गया, एक टीम बना के भेजा गया। उस टीम का नाम था क्रिप्स मिशन। ठीक है ना। क्रिप्स मिशन आया भारत, कब आया, 1942 में। ठीक है ना। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो क्रिप्स मिशन ने भी इस बात को रखा, भाई अपना संविधान वगैरह बनाओ, और ऐसे सारी चीजें उसने बातें रखी। लेकिन उसमें क्या करते हैं, कई कारणों से क्रिप्स मिशन फेल हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग अपना अलग अपना पंचौरा शुरू किए थे, आपका इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब किसी के मन की इसमें बातें नहीं थी। लेकिन इसमें भी था कि आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वगैरह बनाओ, अपना संविधान निर्माण करो। लेकिन ये बेचारा फाइनली क्रिप्स मिशन आपका फेल हो गया, रिजेक्ट होकर चला गया। फिर बाद में जो कमियां थी इसमें सुधार करके, जो कमी थी इसमें सुधार करके 1946 में 23 मार्च 1946 में एक फिर से दूसरा मिशन आया भारत, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। ठीक है ना, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया और इसने सारी सिफारिशें लेके, सारे रिकमेंडेशन लेके वहां से आई कि भैया तुम लोग अपना संविधान आप अपना बनाइए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण कीजिए, और सारी चीजों को भी वो लेके आया उसमें, मतलब एक तरीके से सारी बातें, किस तरीके से संविधान सभा का आप निर्माण करोगे, कितने मेंबर्स रहेंगे, किस तरीके से उन मेंबर्स का चुनाव होगा। वैसा तो है नहीं कि बस बात उठ गई बना के रख दो, भाई उसको पूरा डिस्कशन के साथ आप एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन आपको बनाना है, तो उसको आप सारी बातें उसमें आपके कैबिनेट मिशन में वो सारी प्लान लिखी गई थी। ठीक है ना। तो ये बात यहीं से शुरू हो जाती है एकदम सीरियसली जब कैबिनेट मिशन भारत आया और उसके बाद से संविधान सभा का गठन किया गया। तो यहां पे एक प्रश्न भाई साहब आप लोग का बन जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, ये ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी आपसे अगर डेट वगैरह भी पूछ ले तो डेट वगैरह भी आपको याद रखना, कभी कभी डेट दे देगा 23, 25, 26, 28, तो क्या करोगे। तो 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है ना। अब जब भारत आया
तो इसने भाई बताया कि अपना गठन करो, आप क्या कहते हैं, संविधान सभा का गठन करो, आगे काम बढ़ाओ। फिर उसके बाद गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया नवंबर 1946 में। कई सारी घटनाएं घट रही हैं नवंबर, भाई साहब ध्यान रखिएगा, मतलब हमेशा क्वेश्चन वगैरह भी बनता रहता है, तो हमें हर तरीके से तैयार रहना, ठीक है ना। तो नवंबर 1946 में आपका गठन किया गया संविधान सभा की, और इसकी पहली बैठक, जो असेंबली इसकी पहली बैठक की हुई, वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इतनी बार कि एग्जामिनर भी नहीं थकता, क्वेश्चन पूछते पूछते, तो आपको भी एकदम रट लेना चाहिए, दिमाग में बैठा लेना चाहिए। संविधान सभा का गठन कब किया गया? नवंबर 1946 में। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ठीक है ना, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक मतलब असेंबली गठित कर दी गई, असेंबली गठित होके आपकी संविधान सभा में पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। तो जो इसमें मेंबर्स आए थे, तो ये मेंबर्स कहां से आए थे, कैसे आए थे? पकड़ के आए थे भैया चलो एक असेंबली बनाना है, या कुछ लोग इकट्ठा हो जाओ एक संविधान बनाना है? नहीं, हर चीज क्या होगा? फॉर्मल तरीके से होगा। और वो फॉर्मल तरीका किसके आधार पे निर्धारित किया गया था? आपकी जो कैबिनेट मिशन आई थी, इसमें वो सारी बातें लिखी थी, कितने मेंबर्स होंगे, किस तरीके से चुने जाएंगे, किस आधार पे चुने जाएंगे, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन में जो मेंबर्स की, जो सदस्यों की संख्या दी गई थी, कितने मेंबर्स टोटल रहेंगे, तो इसने कहा था भैया टोटल सदस्यों की संख्या रहेगी 389, ठीक है ना। टोटल सदस्यों की जो संख्या रहेगी वो 389 रहेगी, जिसमें से 3 भाग में उसे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, जिसमें से 292 मेंबर्स रहेंगे आपके कहां से? ब्रिटिश प्रोविंस से। कहां से रहेंगे? ब्रिटिश प्रोविंस से या ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है ना। ठीक, ब्रिटिश प्रांतों से 292 मेंबर रहेंगे, 93 मेंबर 93 मेंबर्स कहां से रहेंगे? आपके प्रिंसली स्टेट्स से, प्रिंसली स्टेट्स से, यानी देसी रियासतों से आपके कितने मेंबर रहेंगे? 93, ठीक है ना। और 4 मेंबर जो आपके बचे, 4 लोग कहां से रहेंगे? आपके कमिश्नरेट से, या जो आपका, जैसे आज के समय यूनियन टेरिटरी है जो, ठीक है ना, जो संयुक्त प्रांत, उस समय कहा जाता था, इसको संयुक्त प्रांत के रूप में कहा जाता है। मतलब आज के समय का जो हम लोग यूनियन टेरिटरी के रूप में मानते हैं, वो सीधा किसके अंडर में रहता था? आज के समय आपका यूनियन के अंडर में जो यूटीज है, तो उसी तरीके से इसके अंडर में यूटीज रहा करती थी। डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश का हुआ करता था, मतलब एक तरीके से प्रांत का दर्जा न मिलके वो सीधा उसके अंदर वहां पे कमिश्नर अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है। तो ये इसका क्या था? डिवाइडेशन था। 292 मेंबर ब्रिटिश प्रोविंस, 93 आपके प्रिंसली स्टेट, और 4 आपके कमिश्नरेट से। और ये जो 4 आपके कमिश्नरेट थे, वो थे आपके कौन कौन से? एक आपका दिल्ली, एक आपका कुर्ग, एक आपका कौन सा? मारवाड़ या अजमेर, और एक आपका बलूचिस्तान, ठीक है ना, बलूचिस्तान। ये 4 आपके कमिश्नरेट थे। और ये बाकी 292 आपके थे ब्रिटिश प्रांत या प्रिंसली में आपके ब्रिटिश प्रोविंस। तो ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स में क्या अंतर था? ये सबसे बड़ी बात आ जाती है।
तो ब्रिटिश प्रोविंस उनको कहा जाता था, ब्रिटिश प्रांत उनको कहा जाता था जहां पे ब्रिटिश का, अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल रहता था। ठीक है ना, डायरेक्ट कंट्रोल। जैसे आज का सेंटर पे एक तरीके से स्टेट कंट्रोल रहता है, तो उसी तरीके से इस पे डायरेक्ट कंट्रोल रहता था, डायरेक्ट शासन रहता था ब्रिटिश प्रांतों के ऊपर। तो जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे उसमें 12 प्रांत थे टोटल। उन 12 प्रांतों में से जिसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिश का, वहां से टोटल 292 मेंबर चुन के आएंगे। और प्रिंसली स्टेट्स में मतलब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहता था। राजा रजवाड़े आप देखते होंगे फिल्मों में साथ में बैठे हैं राजा जी के साथ, मतलब उस तरीके से व्यवहार नहीं होता था राजाओं के साथ अच्छे तरीके से, घर परिवार के साथ। बाकी जो आपके डायरेक्ट कंट्रोल वाले रहते होंगे, हाँ भैया तुम्हें इतना रेंट देना, इतना कर, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। और इसमें उतना ज्यादा नहीं राजा रजवाड़ों के साथ। तो राजा रजवाड़ों से आपके टोटल 93 लोग आएंगे। ये लोग अपने राजा लोग चुन के भेजेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और बाकी प्रिंसली बाकी ब्रिटिश प्रोविंस अपना 292 मेंबर्स भेजेगा, और 4 आपके कहां से, कमिश्नरेट से। तो टोटल मिला के 389 मेंबर आपके कहां पे आएंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, यानी संविधान सभा। बात इतनी समझ में आ गई। तो अब आपकी 389 लोग इस असेंबली में इकट्ठा हो गए भाई साहब। ठीक है ना, 389 मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसको क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहा गया, या इसको कहा गया संविधान सभा। ऐसी सभा जो संविधान का निर्माण करेगी उसको कहा गया संविधान सभा। ठीक। अब पहली बैठक होगी। पहली बैठक किस दिन हुई आपको पता चल चुका है, 9 दिसंबर 1946 को। सभी लोग आए, एकत्रित हुए। तो जब सब लोग आए, एकत्रित हुए, तो अब सभा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सभा पूरी तरीके से जब पूरी भर गई है भाई साहब, चारों तरफ लोग भर गए हैं, तो इसको लीड भी करने वाला होना चाहिए। पूरा मछली बाजार बना के बनाओगे संविधान को, ऐसा तो है नहीं। अब कोई न कोई एक लीडर होना चाहिए। तब लीडर किसको बनाए उसमें से, तो लीडर किसको बनाओगे? जब गांव में पंचायत वगैरह बैठती है किसी मुद्दे पे, किसी चीज के डिस्कशन के लिए, या कोई नई चीज ले आना, नई पॉलिसी बनाने के लिए, तो सब लोग क्या करते हैं, सारे लोग इकट्ठा होंगे। लेकिन फिर उसमें से लीड कौन करता है? जो वहां पे सबसे बुजुर्ग रहता है, जो वहां का मुखिया रहता है। तो मुखिया तो ऐसा कोई यहाँ पे चुन के आया नहीं है। तो यहाँ पे किसको आप लेके आओगे? जो वहां पे सीनियर मोस्ट कोई होगा, दादा बाबा टाइप। तो यहां पे जो सबसे सीनियर मोस्ट थे आपके संविधान सभा में, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं से कहा गया कि दादाजी आप आज की बस बात है, आज आप संभाल लें, आज आप लीड कर लें इस संविधान सभा को। अगली बैठक में हम अपना परमानेंट प्रेसिडेंट, परमानेंट हम अपना अस्थाई अध्यक्ष को हम चुन लें। लेकिन आज आप अस्थाई अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ दीजिए, अस्थाई अध्यक्ष। तो भाई साहब यहां क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया, कौन थे अस्थाई अध्यक्ष? यानी अंग्रेजी में आप बोलेंगे हु वॉज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो आप बताओगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, इनको क्या चुना गया? संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है ना। उसी के साथ साथ आगे बात बढ़ने के साथ साथ यह कह दिया गया कि भैया आज एक काम हो गया, सब लोग इकट्ठा हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमने एक अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक दिन की छुट्टी बनाओ सब, फिर नेक्स्ट दिन आना। तो 9 तारीख को पहली बैठक हुई, तो दूसरी बार हम लोग कब आएंगे? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक, 11 दिसंबर 1946 को फिर सभाएं नए जो उत्साह के साथ
और खुशी के साथ भी आए। आज एक काम क्या होने वाला है, आज एक परमानेंट अध्यक्ष कोई चुना जाएगा। चलो भैया देखते हैं किसको परमानेंट अध्यक्ष या परमानेंट प्रेसिडेंट किसको आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनने वाली है, यानी अस्थाई अध्यक्ष के रूप में कौन चुना जाएगा। तो भैया चुनाव होता है सारी चीजों का, और सबसे पहले यहाँ पे किसको चुनना है, अस्थाई अध्यक्ष को चुनना है। और अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया, कौन थे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है फिर पूछा जाएगा, वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद आ गया होगा आप लोग को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब चुने गए, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक, तो फिर सबका धन्यवाद दिया गया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से धन्यवाद दिया गया कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अब अस्थाई, जब तक संविधान बन के तैयार नहीं हो जाएगा तब तक राजेंद्र प्रसाद साहब अस्थाई अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। ठीक, ये बड़ा काम हो गया। उसी के साथ साथ और भी कुछ बड़ा काम करना है। अस्थाई तो चुन लिए, मान लो राजेंद्र प्रसाद बीमार पड़ गए, कहीं चले गए, कुछ हो गया, अनहोनी होनी, तो भाई उनकी जगह कोई काम करने वाला होना चाहिए। फिर चुनोगे अस्थाई अध्यक्ष किसी को, तो उनकी जगह पे कौन आएगा, जो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव किया गया। ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव किया गया। और किसको चुना गया, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। हिंदी में क्या बोलोगे आप सॉरी, उपाध्यक्ष। ठीक है ना, तो वाइस प्रेसिडेंट किसको चुना गया, वो थे भाई साहब आपके एच.सी. मुखर्जी। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। समझ में आई? और नई बात मैं बता रहा हूं, दो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे। एक तो एस.सी. मुखर्जी थे, दूसरे आपके कौन थे, बी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है ना, वी.टी. कृष्णामाचारी और एस.सी. मुखर्जी, दो लोगों को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया 11 तारीख को। एक काम और कर लेते हैं 11 तारीख को, आज ही जब पूरा सबको काम पूरा भाई बड़ा काम है, तो हमने परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया, वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया, सबसे जरूरी ये भी है कोई सलाहकार वगैरह भी चुन ले। हर बात पे हमें सलाह मांगना होगा किसी न किसी बात पे, तो भाई संविधान इतना बड़ा बन रहा है तो हम एक संवैधानिक सलाहकार भी चुनेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का भी चुनाव आज कर लेते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसको चुना गया, दिमाग में आपके आ गया होगा अगर आप पढ़े होंगे। हु वाज दैट, बी.एन. राव साहब। ठीक, बी.एन. राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये काम 11 तारीख को हुआ, फिर छुट्टी हुई, फिर उसके बाद कहा गया जाओ एक दिन आराम करो, आज सब लोग थक गए होंगे, फिर अब आप लोग कब मिलेंगे, अगली बैठक एक दिन आराम करके। तो किस दिन मिला जाएगा, 11 के बाद अगली बैठक कब होगी, अब 13 तारीख होगी, 13 दिसंबर 1946 को फिर से सब लोग इकट्ठा हुए।
इस दिन बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट होता है, बड़ा ऐतिहासिक क्षण रहता है, बड़ा ऐतिहासिक दिन माना जाता है संविधान निर्माण के इतिहास में। वो क्या था? वो ये था कि भैया 2 दिन से कोई देख रहा था। 9 तारीख को इतना बड़ा घटना हुआ, किसी ने उनको नोटिस नहीं किया। 11 को इतनी बड़ी घटना हुई, प्रेसिडेंट बनाए गए, वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाए गए, लेकिन उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो सोच क्या है, तो भाई 13 को कुछ करेंगे हम तूफानी, ताकि सब हमको देखें और ताली बजाएं और कहें वाह भाई वाह, तुम तो हैवी ड्राइवर निकले। तो 13 दिसंबर को एक धमाका होता है, धमाका इन द सेंस कि नहीं कोई बम फोड़ दिया, एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है, एक रिजोल्यूशन रखा जाता है, उद्देश्य रखा जाता है, एक प्रस्ताव रखा जाता है जिसका नाम रहता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है ना? संविधान सभा के समकक्ष या संविधान सभा के सामने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसके द्वारा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साहब बहुत बार। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया या रखा? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हु वाज दैट? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आया, एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आया, और उस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या रहेगा आप खुद ही समझ जाइए। अगर नहीं भी पता लग रहा होगा क्या, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्टिव, किसका ऑब्जेक्टिव होगा उसमें? ऑब्वियस सी बात है हमारे संविधान का, जो हम जिसके लिए हम वहां पे एकत्रित हुए हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, दुनिया का सबसे अच्छा, सबके हितों के लिए अच्छा, फंडामेंटल राइट्स होंगे, डीपीएसपी होगी, सारी बातों की इसमें बातें की जाएंगी सबके भले के लिए। मतलब भाई साहब सब एकदम खुशी के मारा खुश हो गए। ठीक है ना? तो ये पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के आपको किस रूप में मिला? जब फाइनल संविधान हमारा तैयार हो गया, किस रूप में मिला? प्रियम्बल के रूप में। ठीक है ना? प्रियम्बल के रूप में, या जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जिसको आप आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो। ठीक है ना? संविधान की कहते हो, कुंजी कहते हो, संविधान की आत्मा कहते हो, तो वो हमें मिला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मदद से। यह पूछ लिया जाता है जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है वो किस पर बेस्ड है, तो किस पे बेस्ड है? आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। तो ये पेश किस दिन किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर लिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा ने। इसको एक्सेप्ट कब किया, इसको स्वीकार कब किया संविधान सभा ने? 22 जनवरी 1947 को। भी पूछ लेते हैं भैया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब आपके एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 22 जनवरी 1947 को। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है, तो ये तो 13 तारीख का काम हो गया। अब बात आगे बढ़ेगी, अब बात आगे बढ़ेगी, यहां पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी आ गया। तो अब ये बात उठी कि अब जो है कुछ नई नई जिम्मेदारियां लोगों को दी जाए, कुछ नए नए कार्य किए जाएं, जिससे संविधान को अच्छे तरीके से बनाने में मदद मिले। तो कई सारी समितियों का गठन किया गया। तो उसी में से कई सारी समितियों का गठन करके कमेटी बनाई गई। भाई बड़ा काम है, तो कई सारी कमेटीज बनी
और उन कमेटीज के सबके अध्यक्ष बनाए गए, सबके अलग अलग जिम्मेदारी गई, भैया तुम ये काम करोगे, भैया तुम ये संभालोगे, भैया जैसे शादी ब्याह बढ़ता है तो सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है ना उनके लोगों को। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी दिया गया, कई सारी कमेटीज बनाई गई, उसके कई सारे अध्यक्ष बनाए गए। तो वो कौन कौन सी कमेटीज थी, कौन कौन से उसके अध्यक्ष बनाए गए, फिर उसके साथ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और कौन कौन सी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए, उसको हम जानेंगे अपने भाग 2। एक तरीके से लंबा चैप्टर ही खिंच जाएगा, लंबा चल जाएगा, तो आपके एक तरीके से क्या हो जाएगा, आपके लिए भी थोड़ा एक्सेस हो जाएगा। तो संविधान के निर्माण का एक तरीके से समझ लो पार्ट 1 था ये लेक्चर। पार्ट 2 में हम देखेंगे कमिटीज, उसमें इंपॉर्टेंट कमिटीज जो सबसे ज्यादा थी, प्रारूप समिति जिसको आप ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हो, कितने अध्यक्ष, उसके मेंबर्स, और भी सारी चीजों को हम जानेंगे और उसने अगले लेक्चर में फिर संविधान को फाइनली हम बनाएंगे और लागू कराएंगे। तो आशा करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और उसके साथ साथ समझ में जब आ गई होंगी तो आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब करने को भी लोगों को बोलेंगे। और जो लोग अभी तक नहीं किए हैं वो भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सारी चीज़ें पता चल सके। हर एक चीज कवर कर रहा हूं, कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं आपसे छूटेगा, अच्छे से अगर समझ लोगे, जान लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और आगे बढ़ते रहिए एक पॉजिटिव सोच के साथ। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।